नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजे इकोनॉमिक्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ MCQs पर और एक तरह से यह प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए, जिससे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है इस कोरोना काल में आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई है वो निरंतर जारी होगी। आप खूब मेहनत कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी उस लेवल तक ज़रूर पहुंचेगी या पहुंच रही होगी जो महत्वाकांक्षाएं आपने पाली होंगी। और आपकी तैयारी कितनी सटीक है, कितनी धारदार है, मुझे लगता है उसका एक ही उपाय है जानने का कि आप अपने विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट, टेस्ट आदि देते रहे होंगे। और अगर नहीं देते रहे होंगे तो आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से संबंधित TGT, PGT, नेट, JRF आदि अगर से संबंधित जो भी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके अर्थशास्त्र से संबंधित आने वाले हैं, उनका हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मूल्यांकन करने वाले हैं। इससे आपकी तैयारी कितनी हो पाई है और कितनी कमी रह गई है, इसका भी यहाँ से आकलन आप कर पाएंगे। और यहाँ मैं आपसे एक आग्रह ये करना चाहूँगा, ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले, कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और वहाँ पर जो भी प्रश्न आने वाला है या आएगा उसको पढ़कर आप अपने आप से उसका उत्तर उसमें नोट करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और अंत में आप देखेंगे कि आपने इस पूरे प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और कितने प्रश्न आपसे छूट गए हैं, आप नहीं कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे और जितने भी सही जवाब आप दे पाए हैं या देने की कोशिश की है आपने, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करेंगे और उम्मीद है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें जानते हैं कि आपकी तैयारी जिस लेवल पर होनी चाहिए उस लेवल पर है कि नहीं है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो आर्थिक सिद्धांत से है कि नैतिक अथवा मूल निर्णय संबंधित हैं। नैतिक अथवा मूल निर्णय संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य अर्थशास्त्र, B है आदर्श अर्थशास्त्र, C है धनात्मक अर्थशास्त्र, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि ये प्रश्न जो है राजस्थान सेट 2013-14 के थर्ड पेपर में आया भी था। तो इसका जवाब आप अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 1 डाल के, और अगर आपको आता है तो उसको ज़रूर लिखिएगा, या आप अगर एक आंकड़ा भी इसमें लगाना चाहें तो आप ज़रूर लगाइएगा और इसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपका उत्तर सही होता है तो आप उस पर टिक करते जाइएगा, अगर गलत होता है तो भी ईमानदारी से उसको टिक करिएगा। और लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और कितने प्रश्न आपसे नहीं हो पाए। तो बताइए, पहला प्रश्न नैतिक अथवा मूल निर्णय से संबंधित है। ऑप्शन A सामान्य अर्थशास्त्र, ऑप्शन B आदर्श अर्थशास्त्र, ऑप्शन C धनात्मक अर्थशास्त्र और ऑप्शन D उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का जो जवाब है वो है ऑप्शन B आदर्श अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह नैतिक अथवा मूल निर्णय आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। आदर्श अर्थशास्त्र के बारे में अगर ज़्यादा बात करें तो यह चर्चा करता है कि क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय है, अर्थात क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इसका संबंध क्या होना चाहिए से है तथा इसका संबंध क्या नहीं होना चाहिए इससे भी है। तो आदर्श अर्थशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आयकर में वृद्धि लानी चाहिए अथवा नहीं लानी चाहिए। इसी से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आप सही उत्तर जरूर दे पाए होंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं और आता है दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है?
एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में किसे धन माना जाता है? ऑप्शन ए सूर्य की किरणें, ऑप्शन बी माँ का मातृत्व, ऑप्शन सी एक पेड़ की छाया, ऑप्शन डी आभूषण। ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ है। इसका जवाब आप नोट करिए। साथियों, अगर इसके उत्तर की मैं बात करूं तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी आभूषण। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? तो आभूषण को धन माना जाता है। और अगर इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूं तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने धन शब्द का प्रयोग उन भौतिक वस्तुओं के लिए किया है जो दुर्लभ हैं, यानी कि जो चीज़ें कम पाई जाती हैं, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी मात्रा सीमित है, वो भौतिक वस्तुएं हैं। भौतिक वस्तुएं देखने तथा छूने के गुण से युक्त होती हैं। जी हाँ, इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। मीन्स जो भौतिक चीज़ें हैं जिनका आप एहसास कर सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, आभूषण, पैसे, रुपए, ये सब आपकी भौतिक चीज़ें हैं। अभौतिक वस्तुओं या सेवाओं को अगर यहाँ पर बात की जाए तो एक प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता, उन्हें धन नहीं माना जा सकता है। जैसे संतुष्टि या उपयोगिता की बात करें तो वो अर्थशास्त्र में धन नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आभूषण होगा। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दे पाए होंगे। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? जी हाँ, यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। इकोनॉमिक्स के जो आप लोग स्टूडेंट होंगे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा इस परिभाषा को, और हर जगह इससे आप ज़रूर मुखातिब हुए होंगे, इसका वास्ता आपसे ज़रूर ही पढ़ा होगा। पहला ऑप्शन है देखिए एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, जो तीसरा ऑप्शन है वो जे.एस. मिल, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मार्शल। साथियों, इसका उत्तर आप प्रश्न नंबर 3 डालकर और पूरी ईमानदारी के साथ अगर आपको आता है तो ज़रूर लिखिए, और अगर आप गेस कर रहे हैं तो भी लिखिए, क्योंकि बाद में आप फिर ये मिलाएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और कितने प्रश्न आपसे नहीं हो पाए हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी मार्शल। जी हाँ, इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, और इसका जो मार्शल है, इसका जो उत्तर है मार्शल, वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यापार से संबंधित है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जब अध्ययन करते हैं तो उसमें ये प्रश्न या ये परिभाषा आपके सामने ज़रूर आई होगी कि अर्थशास्त्र मानव जाति के कल्याण से संबंधित है, मानव जाति के साधारण व्यापार से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न आपके सामने ये है कि अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। एक बार फिर से पढ़े देता हूँ मैं। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी राष्ट्र का, या फिर ऑप्शन डी धन का। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर जानते होंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 डाल के उसके आगे इसका ऑप्शन जो सही है वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आप फिर मिलाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने आप नहीं कर पाए हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है कि अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है, तो वो उत्तर है आपका डी। वो आपका उत्तर कौन सा है? वो आपका उत्तर है डी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तथा विशेष रूप से अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले, आप सभी लोग जानते होंगे अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ हैं। तो अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता एडम स्मिथ हैं ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। जी हाँ साथियों, किसका विज्ञान कहा? धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को
धन का विज्ञान कहा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। कब हुआ था? 1776 में हुआ था। में उन्होंने राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना, जो इनकी बुक का नाम था, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की धन से संबंधित परिभाषा दी। जी हाँ साथियों, अर्थशास्त्र की धन से संबंधित परिभाषा दी। तो यहाँ से उसकी विषय सामग्री का भी पता चलता है कि अर्थशास्त्र जो है प्रारंभिक तौर पर जो अध्ययन करता है वो किसका करता है? धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर किसका अध्ययन करता है? धन का अध्ययन करता है। तो यहाँ से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका डी हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ें तो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न वो यह है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, इसके जस्ट पहले अभी हमने चर्चा की कि अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5वां डालकर और इसका जो ऑप्शन है सही, अगर ए सही है तो ए लिख लीजिएगा उसके सामने, बी अगर सही है तो बी लिख लीजिएगा, अगर सी सही है तो सी लिखिएगा, और अगर इनमें से कोई सही नहीं है तो डी लिखिएगा। और पूरी ईमानदारी से आप इसका उत्तर लिखिएगा और इससे आप अपने आपका मूल्यांकन सही ढंग से कर पाएंगे। तो मेरे प्रति नहीं, लेकिन आप अपने प्रति ईमानदारी ज़रूर दिखाइएगा। चलिए ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? मुझे उम्मीद है आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा। साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जी हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ही पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि उत्पादन का मुख्य साधन श्रम है। उन्होंने अदृश्य हाथ की भी बात की थी। इनविजुअल हैंड्स का जो विचार था वो एडम स्मिथ के विचारों में ही मिलता है सर्वप्रथम। और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो भी आप इसके पहले जान चुके हैं। उसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थात राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, जिसका प्रकाशन हुआ था 1776 में। जी हाँ, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1776 में इनकी बुक का प्रकाशन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला प्रश्न। तो अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए, जी हाँ, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान, कौन सा विज्ञान? घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है। घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है किसकी? अर्थशास्त्र की। और किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहा गया है? तो चलिए ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर सी है अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, या फिर अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो साथियों, ये जो चारों ऑप्शन हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 डाल के, आप कॉपी पेन लेके जो बैठे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 डालिए और इसका जो सबसे सटीक उत्तर आपको लगता है वो आप उस ऑप्शन को आप उसके सामने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो और मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए मैं इसका उत्तर भी आपको बता देता हूँ। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? तो साथियों, इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी परिभाषा के लिए इसकी आलोचना की गई है? कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, ये हम अभी इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा। लेकिन उसके बाद जो अर्थशास्त्री आए, विशेषकर जर्मन ऐतिहासिक परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है इस बात की बड़ी कटु आलोचना की एडम स्मिथ की। ठीक, और इतनी कटु आलोचना की कि उन्होंने अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान कहकर पुकारा। कौन सा विज्ञान कहकर पुकारा? घृणित विज्ञान कहा उन्होंने। और वो इसलिए कहा कि अनेक समाज सुधारकों एवं राजनीतिज्ञों जैसे कि रस्किन, कार्लाइल, वर्क आदि ने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की तथा इसे कुबेर का शास्त्र कहा। ये एक आलोचना का शब्द है कि जो एडम स्मिथ इसे धन का विज्ञान कहते हैं, तो उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए इसे कुबेर का शास्त्र कहकर इसकी आलोचना की और इसे घृणित विज्ञान भी कहा। और कुछ लोग तो इसे रोटी मक्खन का शास्त्र कहकर, जी हाँ, रोटी मक्खन का शास्त्र कहकर भी इसकी
आलोचना करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है। मुझे उम्मीद है आपने इसका एकदम सटीक और सही उत्तर दिया होगा। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन में इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे उत्पादन माना जाएगा। जी हाँ, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसे उत्पादन माना जाएगा। पहला ऑप्शन है आपके पास भूमि को जोतना, ऑप्शन दूसरा है मित्रों के बीच गाना गाना, ऑप्शन सी है आपके पास कि एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे से गिरने से बचाना, ऑप्शन डी है प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना। चलिए, इसका जो उत्तर है वो आप अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 7 डाल के उसके सामने नोट करिए। अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए लिखिए, अगर बी सही है तो बी लिखिए, अगर सी सही है तो सी लिखिए और अगर डी सही है तो डी लिखिए। मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने लिख लिया होगा और पूरी ईमानदारी से लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे उत्तर बताने के जस्ट बाद उसको चेंज कर लें। नहीं नहीं, जो आपने लिखा है उसी को लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इससे आपका मूल्यांकन होगा और जब दोबारा आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगी और इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, 7वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा भूमि को जोतना। क्या होगा? भूमि को जोतना। देखिए, उत्पादन जो है अर्थशास्त्र में किसी चीज़ को बनाना या बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वक्तव्य आता है साफ साफ लिखा हुआ कि किसी वस्तु का निर्माण करना या किसी वस्तु को नष्ट करना ये मानव क्षमता के बाहर की बात है। ठीक, यानी कि कोई इंसान किसी वस्तु को नहीं बना सकता है और ना ही उसको बिगाड़ सकता है। ठीक, ना ही नष्ट कर सकता है। बिगाड़ने का मतलब यहाँ पर नष्ट करने से। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न साधनों के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु को उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवाना उत्पादन माना जाता है। ठीक, और एक तरह से उपलब्ध करवाने से आज से यहाँ पर उपयोगिता को बढ़ाना है। भाई, हम कोई चीज़ किसी उपभोक्ता को उपलब्ध करवा रहे हैं, उस उपभोक्ता को वह चीज़ क्यों चाहिए? क्योंकि उस वस्तु में उस उपभोक्ता के लिए कोई ना कोई उपयोगिता होगी, यूटिलिटी होगी, जिसे हिंदी में तुष्ट गुण कहकर संबोधित किया जाता है। तो उसमें ऐसा कोई गुण है जो उस मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है। तो यहाँ पर उपयोगिता का जो सृजन है वो उत्पादन है। तो देखिए, आप यहाँ पर जो मित्रों के बीच गाना गाना है, ठीक, तो वहाँ पर अब एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको और समझना होगा कि उत्पादन में क्या है कि उपयोगिता का सृजन करना है। ठीक है, और उसके लिए आपने कुछ ना कुछ खर्च भी किया होगा, यानी कि पे भी किया होगा। तो यहाँ भी इस कंसेप्ट को भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और मित्रों के बीच गाना गाना है, वहाँ तो देखिए कोई ऐसी उपयोगिता का सृजन नहीं हो रहा है, न तो आपने कोई पेमेंट किया है। दूसरा, एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे से गिरने से बचाना, तो ये एक आपका नैतिक दायित्व या नैतिक कार्य हो सकता है, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंध नहीं रखता है। प्रसन्नता के लिए कोई चित्र बनाना, ये तो ये भी एक आपके लिए टाइम पास हो सकता है। लेकिन जो भूमि को जोतना है, ये ऑप्शन आपका सबसे सटीक है और सबसे विश्वसनीय है और अच्छा है, क्योंकि इसमें भूमि को जोतकर उसमें उपयोगिता बढ़ाई जा रही है, बीज डाला जाएगा, उत्पादन होगा। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन जो माना जाएगा वो माना जाएगा भूमि को जोतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये जो 7वां प्रश्न है ये टीजीटी परीक्षा 2005 और टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा भी गया है। तो साथियों, इस पूरी सीरीज में हम लगभग 30 प्रश्न के आसपास करने वाले हैं और उन 30 प्रश्नों में सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जी हाँ, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कंसेप्ट के लिए और आपने जो तैयारी की है उसका आकलन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन का अभिप्राय क्या होता है? जी हाँ, अभी जस्ट हमने देखिए चर्चा की, टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ प्रश्न आया है आपके सामने कि उत्पादन का अभिप्राय क्या होता है। ऑप्शन ए है वस्तुओं का उत्पादन, ऑप्शन बी है सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन सी है उपयोगिता का सृजन या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका उत्तर प्रश्न नंबर 8 डाल के उसके सामने आप ज़रूर लिख लीजिए और ईमानदारी से, क्योंकि पूरे प्रश्न जो आप कर रहे हैं ना, इनको लास्ट में आप पूरा मिलाएंगे कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो आप जो ऑप्शन लिख लेते हैं, अगर उसके बाद जैसे हम जवाब देते हैं तो जवाब देने के बाद अगर आपने सही लिखा है तो उसके सामने सही टिक करिए, अगर आपने गलत लिखा है तो उसके सामने क्रॉस चेक का टिक कर दीजिए और लास्ट में आप टोटल करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो चलिए 8वें प्रश्न का जो उत्तर है वो आप नोट करिए और बताइए।
तो उत्पादन का जो अभिप्राय होता है, देखिए वस्तुओं का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है, सेवाओं का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है। उपयोगिता का सृजन करना, जी हाँ, यहाँ से कुछ बात बन रही है। उपयोगिता का सृजन, सृजन मतलब बनाना, पैदा करना, यानी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में जब आप उपयोगिता को पैदा करते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जंगल में कोई लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, पड़ी हुई है, उसको आप, जिसको ज़रूरत है, कोई व्यक्ति एक गया, मान लीजिए कारपेंटर गया, उसको उठा के लाया और उसको अपने शॉप में या घर में उससे उसने कुर्सियाँ बनाना शुरू की, ठीक है। तो उससे उसने कुर्सियाँ बनाना शुरू की, उसको छीला, काटा, सही ढंग से सही आकार में उसको ढाला, तो एक तरह से क्या हुआ, उसमें यूटिलिटी या उपयोगिता का उसने सृजन किया, उपयोगिता पैदा की। तो इकोनॉमिक्स में उत्पादन क्या है, उपयोगिता का सृजन करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता का सृजन करना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया। साथियों ये प्रश्न भी देखिए परिभाषाओं से संबंधित है। पीजीटी और टीजीटी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स में ऐसे होते हैं जो अर्थशास्त्र के जो शुरुआती जो चैप्टर्स होते हैं, जो परिभाषाओं से संबंधित होते हैं या उसके विषय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, उससे पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य जो है तटस्थ रहता है, यानी कि साध्यों के चुनाव के विषय में ये तटस्थ रहता है। तो ये जो परिभाषा है या ये जो विचार है वो किसने दिया था, इसको आपको पता होगा, या अगर नहीं पता है तो आप गेस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कॉल्डोर, ऑप्शन नंबर बी है पीगू, ऑप्शन नंबर सी है रॉबिन्स और ऑप्शन नंबर डी है सैमुअल्सन। जी हाँ साथियों, इसमें 4 ऑप्शन हैं, प्रश्न आपके सामने हैं और आपने जो कॉपी पेन ले रखा है उसमें नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और उसके सामने जो भी ऑप्शन सही है उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूँ। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, ये विचार जो है रॉबिन्स ने दिया था। किसने दिया था? रॉबिन्स ने दिया था। जी हाँ साथियों, इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर सी है। ये विचार एल रॉबिन्स यानी लियोनेल रॉबिन्स ने व्यक्त किया था। लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र साधनों की कमी से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका अध्ययन करता है। अगर हम परिभाषाओं में जाएं तो वहाँ पर क्या है कि जो रॉबिन्स हैं उन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी। दुर्लभता से यहाँ पर आशय यह है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं। अनंत मतलब उनका कोई अंत नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होती हैं। और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास साधन हैं वो सीमित हैं, ठीक। तो सीमित साधन हैं जो, तो उन सीमित साधनों में हमें जो अपनी आवश्यकताएं हैं, चूँकि वो अनंत हैं, तो जो तीव्रता में जो ज़्यादा तीव्र आवश्यकता है हम उनमें से चुनाव करते हैं कि जो ज़्यादा तीव्र आवश्यकता है। मीन्स आपको मान लीजिए आपको फ़ोन खरीदना है या आपकी तबीयत खराब है तो इलाज करवाना है। मान लीजिए आपके पास एक समय में 2 ही समस्याएं हैं या 2 ही ज़रूरतें हैं कि आपको फ़ोन खरीदना है और आपको इलाज करवाना है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, ये मान लीजिए आपके पास सीमित ही पैसे हैं, तो आप उन दोनों में से किस आवश्यकता की पहले पूर्ति करेंगे? जनरली सीधी सी बात है कि आप पहला अपना इलाज कराएंगे, क्योंकि फ़ोन तो बाद में भी लिया जा सकता है ना। तो आवश्यकताएं आपकी सीमित हैं, साधन आपके पास कम हैं। तो जो अर्थशास्त्र है वो साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, और ये यानी कि ये दुर्लभता से संबंधित परिभाषा है। और ये विचार जो दिया ये रॉबिन्स ने दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक। मुझे उम्मीद है आपने इसका एकदम जवाब सटीक और सही दिया होगा, और ईमानदारी से ही लिखिएगा, क्योंकि इससे आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ की परिभाषा, ऑप्शन नंबर बी मार्शल की परिभाषा, ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स की परिभाषा। देखिए परिभाषाओं से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल लग जाइए आप अपने काम पर। अगर 10 का ए नंबर सही है तो ए लिख लीजिए, अगर बी है तो बी लिखिए, अगर सी है तो सी लिखिए, और पूरी ईमानदारी से लिखिए। और जैसे मैं उत्तर बताता हूं तो आप उसके सामने सही या गलत का भी टिक कर सकते हैं,
ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं, और इसका जो उत्तर है वो है रॉबिन्स की परिभाषा। जी हाँ, 10 का सी। अर्थशास्त्र के संबंध में एडम स्मिथ से लेकर पीगू तक अधिकांश विचारकों ने अर्थशास्त्र की यह परिभाषा दी है कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है। जी हाँ, भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है, या फिर यह है कि धन का विज्ञान है, अर्थात धन का विज्ञान है। विशेष रूप से मार्शल ने इसे जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण तक सीमित रखा। परंतु रॉबिन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य संबंधात्मक रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार रॉबिन्स की जो परिभाषा है वो भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। जी हाँ, जो रॉबिन्स की परिभाषा है वो भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो 11वां प्रश्न है वो आपके सामने है कि आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत जो है संबंधित है। ये अर्थशास्त्रियों के नाम हैं। ऑप्शन ए में है जॉन रॉबिन्सन से, ऑप्शन बी जेई मीड से, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो से, और ऑप्शन डी जे.एम. कीन्स से। चलिए इसका उत्तर दीजिए, नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 डालकर उसके सामने। साथियों इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो से। जी हाँ, आर्थिक विकास का जो परंपरावादी सिद्धांत है वो संबंधित है किससे? डेविड रिकार्डो से। ठीक, अब परंपरावादी, इस चीज़ से अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो परंपरावादियों का मतलब होता है क्लासिकल्स या जो पुराने रूढ़िवादी विचारक हैं उनसे हैं। उनके जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनमें एडम स्मिथ, जेबी से, सीनियर, जे.एस. मिल आदि द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, या जो आदि ये विचारक हैं वो जो है क्लासिकल यानी परंपरावादी सिद्धांत या परंपरावादी विचारधारा के अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, इन्हें क्लासिकल कहते हैं। ठीक, और अगर इसके बाद के अर्थशास्त्रियों की हम बात करें तो वो नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं। उनमें से प्रमुख हैं मार्शल, उसके बाद पीगू, कैनन, इनकी जो परिभाषाएं हैं वो नियो क्लासिकल कहलाती हैं। और तीसरा है जो, तो वो आती हैं आधुनिक परिभाषाएं या आधुनिक अर्थशास्त्री। तो इसमें से रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा, प्रोफेसर फिलिप बिकस्टीड द्वारा दी गई परिभाषा, पॉल सैमुअल्सन द्वारा दी गई परिभाषा, ये सारे लोग जो है आधुनिक अर्थशास्त्री में आते हैं। ठीक, और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं तो आवश्यकता विहीनता संबंधी जो परिभाषा है वो जे.के. मेहता जी ने दी थी। और राज्य जो है राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है। ये एक कथन है कि राज्य अर्थव्यवस्थाओं ने या राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है। ये कथन कीन्स का है। किसका है? कीन्स का। ये कथन यहाँ पर इसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है चूँकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है कि इसको परिभाषाओं में एक तरह से बांधा जा नहीं सकता है, क्योंकि कुछ जितने भी अर्थशास्त्री आए हैं, चाहे वो क्लासिकल रहे हों तो उन्होंने जो परिभाषाएं दी उनमें भी कुछ खामियां आई, तो फिर नियो क्लासिकल आए, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, उनमें भी कुछ कमियां रह गई, तो फिर आधुनिक अर्थशास्त्री आए, उन्होंने उसकी परिभाषा दी, विकास केंद्रित अर्थशास्त्री आए, उन्होंने उसकी परिभाषा दी। तो चूँकि ये एक तरह से परिभाषाओं का खेल चलता रहा है। श्रीमती बारबोटान हैं एक अर्थशास्त्री, उनका एक कथन है कि जहाँ 8 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ उनके 9 मत होते हैं। कितने मत होते हैं? 9। इसका मतलब यही है कि चूँकि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाओं में बांधने की ये जो परंपरा है ये एक तरह से तर्कसंगत हुई नहीं, सही तरीके से ये उसको डिफाइन कर नहीं पाई, और अर्थशास्त्र को एक तरह से एक ऐसे विषय के रूप में प्रतिष्ठित करते चले गए जितने भी अर्थशास्त्री आए कि ये वास्तविकता से एक तरह से दूर होता गया, क्योंकि है तो ये एक मानव के व्यवहार का अध्ययन। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आप ज़रूर अच्छे से समझ गए होंगे, और जो प्रश्न नंबर 11 है इसका उत्तर भी आपने सही दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं हैं? चलिए 11वें क्वेश्चन में जो अभी हमने डिस्क्रिप्शन में बात की तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि आप जो है जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, जो नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उन चीज़ों के बारे में आपने अभी जाना। तो उसमें से उसी से एक संबंधित एक प्रश्न बनता है
कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर बी जे.बी. से, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ और ऑप्शन नंबर डी जे.एम. कीन्स। ठीक, चलिए इसका उत्तर आप लिखिए। मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने दे दिया होगा और इसका जो उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जे.एम. कीन्स जो हैं वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं हैं। जी हाँ, जे.एस. मिल, जे.बी. से, एडम स्मिथ ये सारे के सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और जो जे.एम. कीन्स हैं ये प्रतिष्ठित परंपरा के नहीं हैं। हालांकि जे.एम. कीन्स ने रिकार्डो और उसके अनुयायियों को या उनके साथ के जो अर्थशास्त्री थे जैसे एडम स्मिथ और आदि जे.बी. से वगैरह, जे.एस. मिल वगैरह, तो जे.एम. कीन्स ने ही उन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या परंपरावादी अर्थशास्त्री या अन्य नामों से संबोधित किया था। तो जे.एम. कीन्स ही वो विचारक हैं जिन्होंने ये क्लासिकल शब्द या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का नामकरण किया था। तो यहाँ पर जे.एम. कीन्स जो हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं हैं। इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अर्थशास्त्र की विकास की परिभाषा प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है शुम्पीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सैमुअल्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है रॉबिन्स द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है हिक्स द्वारा। जी हाँ साथियों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका उत्तर आप जरूर नोट करिए। मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने लिख लिया होगा। साथियों इस सवाल का 13वें नंबर के क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो है सैमुअल्सन द्वारा। जी हाँ, अर्थशास्त्र की जो विकास केंद्रित परिभाषा है वो किसने दी है? वो सैमुअल्सन ने दी है। उन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। तो यानी चुनाव करने की भी बात वो करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो विकास केंद्रित परिभाषा है वो सैमुअल्सन द्वारा दी गई। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी थी? जी हाँ, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी थी? यहाँ पर अर्थशास्त्रियों के कुछ नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पीगू है, ऑप्शन बी मार्शल है, ऑप्शन सी रिकार्डो है, ऑप्शन डी जे.एस. मिल है। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है आपके सामने और बताना है आपको कि साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी थी। इसका उत्तर आप जरूर नोट करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने ज़रूर सही लिखा होगा। और मैं अगर बात करूं तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए पीगू। जी हाँ साथियों, साम्य फर्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पीगू ने दी थी। ठीक है, पीगू का मत है कि यदि कोई उद्योग संस्थिति यानी संतुलन या साम्य की स्थिति में हो, अर्थात उनका कुल उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं कि उस उद्योग की सभी फर्में संस्थिति यानी संतुलन की स्थिति में हों। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों और इस विस्तार तथा संकुचन क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक ठीक बराबर हो। ठीक, तो पीगू ने यह मत व्यक्त किया कि उद्योग के संतुलन की स्थिति में एक फर्म ऐसी हो सकती है जो स्वयं की संतुलन की स्थिति में हो, जिसमें ना विस्तार की प्रवृत्ति हो और ना ही संकुचन की प्रवृत्ति हो। पीगू ने इस फर्म को संस्थिति फर्म या इक्विलिब्रियम फर्म का नाम दिया। तो साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी? पीगू ने दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक सिद्धांत क्या होता है? एक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए एक मान्यता है, ऑप्शन बी एक यदि तब प्रतिस्थापना है, ऑप्शन सी एक परिकल्पना है, ऑप्शन डी एक प्रमाणक परिकल्पना है। इसका उत्तर आप जरूर नोट करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए।
साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने अपना सही उत्तर लिखते जा रहे हैं। ईमानदारी से उसका सही उत्तर लिखिएगा और उसके बाद जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूं उससे उसको ज़रूर मिला लीजिएगा बाद में, और आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो उत्तर होने वाला है वो है एक प्रमाणक परिकल्पना है। जी हाँ, जो एक सिद्धांत होता है वो क्या होता है? एक प्रमाणक परिकल्पना होती है। ठीक है, प्रमाणक परिकल्पना से यहाँ पर क्या आशय है? प्रमाणक परिकल्पना से यहाँ पर आशय है कि कारण और परिणाम के बीच कारण और विषयक संबंध को व्यक्त करना जो है एक प्रमाणक परिकल्पना होती है। वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण में क्या होता है? 6 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, कितने सोपानों का प्रयोग किया जाता है? 6 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। पहला सोपान क्या है? किसी समस्या का चुनाव करना। ठीक, फिर दूसरा आंकड़े एकत्रित करना। आपने समस्या चुन ली, फिर आंकड़े इकट्ठा करेंगे। फिर तीसरा है आंकड़ों का वर्गीकरण करना। फिर चौथा है परिकल्पना का निर्माण करना। फिर पांचवां परिकल्पना का परीक्षण करना और छठवां सिद्धांत का सत्यापन करना। तो एक सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परिकल्पना को सत्यापित अथवा प्रमाणित किया जाता है। अतः सत्यापित अथवा प्रमाणित परिकल्पना ही क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। जी हाँ, 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एक क्या है? प्रमाणक परिकल्पना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है कि यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, यदि एक सीधी मांग रेखा एक रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच जो है स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की जो लोच स्पर्श बिंदु है, जहां पर दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी लोच क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने हैं। एक होगी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भिन्न होगी, ऑप्शन नंबर सी या तो एक होगी या भिन्न होगी, ऑप्शन नंबर डी यह स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए इसका उत्तर आप नोट करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, इसका उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका एक रैखिक मांग वक्र है जो इस प्रकार का होगा और उसमें एक वक्र रेखीय मांग वक्र यानी कि इस प्रकार का एक वक्र मान लीजिए इस बिंदु पर टच करता है, तो जहां पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पर क्या है कि रैखिक मांग वक्र और जो वक्र रेखीय मांग वक्र है उन दोनों की जो लोच है उस बिंदु पर, किस बिंदु पर? इस बिंदु पर दोनों की क्या है? एक होगी। मतलब जो रेखीय वक्र की होगी वही जो है वक्र रेखीय वक्र की भी होगी। तो इस बिंदु पर क्या है कि जो है उसकी जो लोच है होने वाली है दोनों मांग वक्रों की वो एक होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने दे लिया होगा, या अगर नहीं दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेखीय मांग वक्र और एक वक्र रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहाँ पर उन दोनों की जो मांग की लोच है वो क्या है? एक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? देखिए ये भी प्रश्न आपका कहाँ से बना? परिभाषाओं से बना। तो प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है और प्रश्न है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? कथन, परिभाषाएं, इनसे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो नेट, जेआरएफ आदि की परीक्षाओं में अर्थशास्त्र से संबंधित यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर आप देखिए। ए नंबर मार्शल, बी रॉबिन्स, सी एडम स्मिथ, डी जेके मेहता। चलिए लगाइए इसका, कॉपी पेन लेके तो बैठे ही हैं आप। तो 17 नंबर प्रश्न लिख के उसके सामने उसका उत्तर लिखिए। और अगर मैं बात करूं उत्तर की तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा था। उसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि रॉबिन्स ने जो कहा था कि आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, तो सीमित साधनों में हमें उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है जो ज़्यादा तीव्र हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी ज़्यादा जरूरी आवश्यकता है और कौन सी कम जरूरी आवश्यकता है। तो जो ज़्यादा जरूरी आवश्यकता है तो वो अपने सीमित साधनों में हम उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक, और बाकी की आवश्यकताएं जो हैं उनको बाद के लिए छोड़ देते हैं।
ठीक। और अगर यहाँ पर एक साथियों मैं आपको बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ना रॉबिन्स ने, वो अपनी एक पुस्तक में उन्होंने दी थी। उनकी पुस्तक का नाम है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। फिर से दोहरा देता हूँ मैं, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। जी हाँ, कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1936 में हुआ था। तो इसको भी आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग क्या बताता है? सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है आर्थिक सिद्धांत में। ऑप्शन आपके सामने है। मांग व पूर्ति समान है। ऑप्शन नंबर बी, अन्य बातें स्थिर हैं। ऑप्शन सी, पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है। ऑप्शन डी, लागत और आगम स्थिर हैं। ठीक, ये चारों ऑप्शन है आपके सामने। इसका आपको जवाब अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर डाल के करना है। ठीक है, तो सेटेरिस पैरिबस, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो जो सेटेरी पैरिबस है वो बात करता है अर्थशास्त्र में अन्य बातें स्थिर हैं या अन्य बातें समान रहने की। जो सेटेरिस पैरिबस है वो बात किसकी करता है? अन्य बातें समान रहने की। और इस शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है कि यदि अन्य बातें समान रहें, जैसे कि उपभोक्ता विवेकशील हो, उसकी रुचियों में परिवर्तन ना हो, उसका अधिमान ना बदले, ठीक, ये आदि आदि बातें हैं। तो अर्थशास्त्र में जो नियम या सिद्धांतों की बात की जाती है तो यही की जाती है सर्वप्रथम कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाएगी, जैसे मांग का नियम या मांग का सिद्धांत है। तो सबसे पहले ही हम कह लेते हैं कि अन्य बातें अगर समान रहें, क्योंकि अगर अन्य बातें समान नहीं रहेंगी, वो परिवर्तित होती रहेंगी, तो क्या है फिर ये जो अर्थशास्त्र का नियम है ना, मांग का नियम, कि मूल्य बढ़ने पर मांग कम हो जाती है या मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है, ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 18 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। इसके ऑप्शन है अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वर्णनात्मक अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। साथियों, ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अर्थशास्त्र है जिसमें संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करना होता है। ठीक है, इसका जवाब आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, जिससे आपका स्वयं का मूल्यांकन हो और आपकी तैयारी की धार कितनी तेज़ है उसका पता चल सके। तो चलिए बताइए। साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, क्वेश्चन नंबर डी। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। मकड़ जाल मॉडल के अनुसार, जी हाँ, कौन सा मॉडल? मकड़ जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होती है? ठीक, मकड़ जाल मॉडल क्या है? यहाँ पर तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए। तो देखिए, सिद्धांततः बात तो मैं नहीं करता, लेकिन व्यवहारिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मकड़ जाल का आशय ये होता है कि मान लीजिए वर्तमान समय में कोई चीज़ जैसे कि प्याज महंगी हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए, 80 रुपये किलो मिलने लगे, 100 रुपये किलो मिलने लगे, तो होता क्या है कि जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग मीन्स जो प्राइमरी प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि कृषक वर्ग, तो उन लोगों के पास एक मनोवैज्ञानिक मैसेज पहुंचता है कि यार प्याज बड़ी महंगी है, और ये प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ता है कि यार प्याज बड़ी महंगी है। तो होता क्या है कि वो अपने उत्पादन में जो है प्याज के उत्पादन को प्रमुखता देते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्याज का उत्पादन करने लगते हैं। अधिकतम लोग, ज़्यादातर मतलब अधिकतम लोग प्याज का उत्पादन करने लगते हैं। जब कुछ समय बाद, एक समय अंतराल के बाद प्याज का प्रोडक्शन तैयार हो जाता है और मार्केट में आता है, तो सप्लाई ज़्यादा होने के कारण, क्या ज़्यादा होने के कारण?
सप्लाई ज़्यादा होने के कारण होता क्या है कि उस वस्तु की, यानी कि किसकी, प्याज की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण उसके मूल्य कम हो जाते हैं। क्या कम हो जाते हैं? मूल्य कम हो जाते हैं। तो जब मूल्य कम हो जाते हैं तो बड़े औने पौने दामों में कृषकों को अपनी उपज को बेचना पड़ता है और उन्हें बड़ा घाटा होता है, कहीं लागत भी नहीं निकलती है, कहीं तो उन्हें फेंकना पड़ता है सड़कों तक में। तो फिर क्या है, फिर उनके दिमाग में एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक मैसेज पहुंचता है कि यार इसका प्रोडक्शन करना बहुत बेकार है, मतलब लाभप्रद व्यवसाय रहा नहीं प्याज का उत्पादन। तो अगले साल फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक, जब अगले साल ज़्यादातर लोग उत्पादन नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर वही स्थिति आ जाती है कि पूर्ति कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो एक तरह से ये मकड़ी के जाले जैसा कॉन्सेप्ट है जो पूरा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। ठीक, तो मकड़ जाल मॉडल ये है। और क्वेश्चन जो है आपका ये है कि मकड़ जाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, मांग अधिक तथा मांग की लोच जो है वो पूर्ति की लोच से अधिक होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपने इसका उत्तर सही दिया होगा, और अगर आपने सही नहीं दिया है तो जो भी आपने ऑप्शन लगाया था उसके सामने आप इसका जो है सही या गलत का चिन्ह लगा लीजिए, और क्योंकि फिर लास्ट में आप अपना पूरा मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है, मांग वक्र का ढाल जो है पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति कैसे होगी? संतुलन की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है स्थायी प्रकृति होगी उसकी, संतुलन आपका स्थायी होगा। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी होगा। ऑप्शन नंबर सी स्थैतिक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रावैगिक होगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका उत्तर जो है, जो आपको सही लग रहा हो उसको नोट करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो जो इसका उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए स्थायी। यदि मांग वक्र का ढाल जो है पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो जो संतुलन की प्रकृति है वो कैसी रहने वाली है? स्थायी रहने वाली है। ठीक, क्यों? क्योंकि यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर पर छोटी है तो कीमत संतुलन केंद्र की ओर गति करेगी। ठीक, इसके विपरीत यदि पूर्ति वक्र से मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से अधिक है तो कीमत संतुलन से बाहर की ओर गति करेगी। यदि पूर्ति वक्र और मांग वक्र की ढाल संख्यात्मक तौर से बराबर हो तो कीमत अपने संतुलन मूल्य के इर्द गिर्द गति करेगी। तो यानी कि जो आपका जो संतुलन होगा ना वो स्थायी प्रकृति का होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। चलिए बताइए, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए माल्थसियन दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी मार्शलियन दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी वाल्सन दृष्टिकोण या ऑप्शन नंबर डी स्टिगलर दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 इसका उत्तर आप दीजिए। मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने सही लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, और फिर जैसे मैं उत्तर बताता हूँ उससे आप अपना आकलन करेंगे कि आंशिक संतुलन जो दृष्टिकोण है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी मार्शलियन दृष्टिकोण, यानी कि ये मार्शल से संबंधित है। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण मार्शलियन दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक बाजार उद्योग अलग से विश्लेषित होता है। ठीक है, तथा बाजारों या उद्योगों के बीच अंतःकरण पर विचार नहीं किया जाता है, यानी उनके इंटरेक्शन पर विचार नहीं किया जाता है, सब अपना अलग अलग संतुलित होते रहते हैं। ठीक, तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मार्शलियन दृष्टिकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया था। ठीक है, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए वालरस, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पीगू, ऑप्शन डी कीन्स। ठीक है, आपको इनमें से एक जो सबसे सटीक और सही उत्तर है वो चुनना है। साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होने वाला है? मार्शल।
मार्शल इसका उत्तर है। ठीक, उन्होंने जो है मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से क्या है, मूल्य निर्धारण की बात का प्रतिपादन किया था। मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक, कैसे निर्धारित होता है? वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा। वस्तु की मांग वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है। भाई किसी चीज़ की मांग हम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें कोई ना कोई उपयोगिता मिलती है। ठीक, तथा वस्तु की जो पूर्ति है वो उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। ठीक, अगर लागत बहुत ज़्यादा है मान लीजिए तो फिर उसकी पूर्ति कम होगी, अगर लागत कम आ रही है तो उसकी पूर्ति बढ़ सकती है। तो मार्शल के अनुसार वह अवस्था जहाँ मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएं, दोनों ठीक क्या हो जाएं, एक दूसरे के बराबर हो जाएं। ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, मूल्य का निर्धारण होगा। ठीक है, क्या होगा, वहाँ पर मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। तो ये जो मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण का जो प्रतिपादन है वो मार्शल ने किया था। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु क्या निर्धारित करता है। देखिए अभी हमने इसके बारे में अभी जस्ट बात की, ठीक, कि क्या निर्धारित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतुलन कीमत, मांग तथा आपूर्ति सभी का निर्धारण करता है। ठीक है, क्योंकि उसी से तो हमें कीमत का भी पता चलता है और उस कीमत पर कितनी मांग होगी और कितनी पूर्ति होगी, दोनों का पता चलता है। ये जो आपका ई बिंदु है ना, ये जो ई बिंदु है, इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितनी मांग रहने वाली है, कितनी पूर्ति रहने वाली है और कितनी कीमत रहने वाली है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो है आपकी 25 क्वेश्चन नंबर है कि मुद्रा की जो मांग है वो क्या है, मतलब आय मांग है कि पूरक मांग है कि व्युत्पन्न मांग है कि प्रत्यक्ष मांग है। चलिए इसका आंसर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पेन और कागज़ लेके ही बैठे होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने आप अपना उत्तर ज़रूर लिखते जा रहे होंगे और उसके बाद फिर जब हम उत्तर बता रहे हैं तो आप उससे उसको सही गलत में टिक भी करते जा रहे होंगे। जब टोटल 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आप उसमें अपना देखेंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए और उसका आपको कमेंट करके बताना भी है कि आपने इतने प्रश्न सही किए। देखिए इसमें किसी तरह की कोई शर्म हया वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो हो रहा है तो वो हो ये रहा है कि आपने जो अभी तक चीज़ें सीखी हैं, ठीक, पावरी नहीं हो रही है, हो ये रहा है कि आपने यहाँ पर जो चीज़ें सीखी हैं, ठीक, तो वो चीज़ें आप अभी तक कितना धारण कर पाए हैं, कितना मतलब अभी भी आपके दिमाग में बनी हुई हैं। और देखिए ये प्रश्न मतलब इतने हल्के में भी ना लीजिएगा, हैं बड़े साधारण से, लेकिन देखिए यही क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसको आप देख पा रहे होंगे कि पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इसी तरह के सरल जो प्रश्न होते हैं यही आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बाकी तो आता सबको है, ठीक, लेकिन आप कितना धारण किए हैं और कितना आपके दिमाग में बनी हुई हैं चीज़ें, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर मुझे लगता है आपने दे ही लिया होगा इसी बीच जितनी मैंने बातें की इस बीच में। तो जो इसका उत्तर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है ऑप्शन नंबर सी, व्युत्पन्न मांग। मुद्रा की जो मांग है वो क्या है, व्युत्पन्न मांग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्युत्पन्न मांग से आशय ये होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव्ड डिमांड का मतलब कि किसी वस्तु को, कौन सी वस्तु जिसका आप उपभोग करना चाहते हैं, उस वस्तु के कारण अगर किसी अन्य वस्तु की मांग उत्पन्न होती है, पैदा होती है या उसका जन्म होता है, ठीक, तो उसको यहाँ पर व्युत्पन्न, क्योंकि ये उत्पन्न नहीं हुई है, व्युत्पन्न हुई है किसी दूसरी वस्तु के कारण। जैसे रोटी की मांग आपकी भूख शांत करने के लिए है, लेकिन रोटी बनाने के लिए अगर कोयले की मांग करें आप, लकड़ी की मांग करें आप, ठीक, पैसा चाहिए आपको आटा खरीदने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्युत्पन्न हुई हैं। किससे? रोटी से। तो जो मुद्रा की मांग है, क्योंकि मुद्रा का आप प्रत्यक्ष उपभोग तो नहीं कर सकते, उसको खाकर आप अपनी भूख को शांत नहीं कर सकते, ठीक, उससे आप चीज़ें खरीदेंगे ना, तो उन चीज़ों को जो चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं अपने प्रत्यक्ष उपभोग के लिए, वो किससे पूरी होंगी? आपकी मुद्रा से। तो आपने मुद्रा की डिमांड करी ना, तो मुद्रा की जो डिमांड है वो एक तरह से व्युत्पन्न मांग है, ठीक, वो उत्पन्न हुई है किससे, कि जो चीज़ें आप खरीदने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि श्रम की मांग। देखिए ये भी उसी से मिलता जुलता प्रश्न है जैसे मैंने अभी बात की, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक। श्रम की मांग कहलाती है प्रत्यक्ष मांग, साधारण मांग, पूरक मांग या व्युत्पन्न मांग। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग बस ये लगा लेना है कि जो प्रत्यक्ष वस्तुओं का जो उपभोग है और उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए आप अगर किसी चीज़ की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो सीधी सी बात कि कौन सी मांग हो जाएगी, व्युत्पन्न मांग हो जाएगी।
क्योंकि श्रम को आप डायरेक्ट खा तो नहीं सकते ना कि आप खूब मेहनत करिए, डंबल पे लिए घर में और उससे आपकी भूख शांत हो जाए, नहीं होगी। हाँ, आप मेहनत करेंगे, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, उन प्रोडक्शन से जो चीज़ें आप बनाएंगे, जो चीज़ों वस्तुओं का आप निर्माण करेंगे, ठीक, तो उससे किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि होगी, ठीक। तो उन वस्तुओं की जो मांग होगी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, ठीक, तो उसके लिए श्रम की मांग हो रही है ना, उनको पैदा करने के लिए। तो श्रम भी क्या है, एक तरह से व्युत्पन्न मांग है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपके सामने 27वां कि साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ये भी देखिए उसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है व्युत्पन्न मांग। ऑप्शन नंबर ए है, ये उद्यमी की लाभ की आवश्यकता से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है, ये सरकार की श्रम संबंधी नीति से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी है, इसका उद्गम अंतिम वस्तु की मांग से होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये दीर्घकालीन प्रत्याशाओं से ज्ञात की जाती है। ये प्रश्न देखिए एकदम सरल सा है और इसके पहले जो हमने अभी थोड़ी बातचीत की, अगर उसको आपने ध्यान से सुना है तो 100% आप इसको सही कर पाएंगे। चलिए, इसका उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो है सी, इसका उद्गम अंतिम वस्तु की मांग से होता है। हमने इसके पहले जस्ट अभी बात की कि भाई जिनका आप प्रत्यक्ष उपभोग करने वाले हैं, चाहे वो टेबल मेज कुर्सी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो बर्गर पिज्ज़ा हो, ठीक, तो आप बर्गर के लिए या पिज्ज़ा के लिए आपको पैसे चाहिए, ठीक, तो पैसा क्या हो गया, व्युत्पन्न मांग हो गया। उनको बनाने के लिए अन्न साधन चाहिए, जो उत्पादन के साधन है, तो वो अन्न साधनों की जो मांग हो गई वो भी व्युत्पन्न मांग हो गई, ठीक। तो चूंकि ये आपकी अंतिम वस्तु की मांग से ड्राइव हो रही है, ठीक, तो इसको ड्राइव डिमांड कहते हैं। इसलिए व्युत्पन्न मांग जो है अंतिम, इसका उद्गम जो है, इसका जो जन्म होता है वो अंतिम वस्तु की मांग से होता है। इसलिए इसका जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है प्रश्न नंबर 28, किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है। मांग पूर्ति इकोनॉमिक्स में तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपको बताना है कि किसी वस्तु की पूर्ति आखिर होती क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, वस्तु का वास्तविक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी है, वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक होता है। ऑप्शन नंबर सी है, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर, यानी समय की प्रति इकाई भी है और एक मूल्य भी वहाँ पर निर्धारित है। विक्रय हेतु जो प्रस्तुत वस्तु की मात्रा है वो है। चलिए बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका उत्तर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। साथियों, इसका जो उत्तर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समय की प्रति इकाई पर। देखिए, जहाँ पूर्ति की बात होती है तो वहाँ पर समय भी निर्धारित होता है और मूल्य भी निर्धारित होता है। तो निर्धारित समय और मूल्य पर बेचने के लिए जो मात्रा उपलब्ध है मार्केट में, ठीक, तो वो आपकी पूर्ति है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बनने के बाद किसी गोदाम में रख दिया जाए या स्टॉक हो जाए वो आपकी पूर्ति में आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। लेकिन जो समय की प्रति इकाई पर, यानी उस निर्धारित समय पर, जैसे अभी हम इस टाइम पॉइंट पर बात करें और एक फिक्स, जो कहने का मतलब है कि एक मास्क चाहिए हमें, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे एक N95 मास्क जो है 40 रुपये का मिल रहा है मार्केट में, वो उपलब्ध है, बेचे जाने के लिए उपलब्ध है। तो ये मास्क की क्या है, सप्लाई है, ठीक। इसका ऑप्शन आपका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं और जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है कि पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है, ठीक। स्थिर साम्य का उदाहरण पीगू के अनुसार क्या है। ऑप्शन है आपके पास, रखा हुआ अंडा। ऑप्शन बी है, एक सिरे का टिकाया गया अंडा। ऑप्शन सी है, भारी पेंदी वाला जहाज। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। चलिए, आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, इसका जो आपको सबसे सटीक और सही उत्तर लगे आपके अनुसार वो आप उसको नोट करिए, उसके बाद फिर इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। तो साथियों, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का जो उदाहरण है वो है भारी पेंदी वाला जहाज। कौन सा जहाज, भारी पेंदी वाला जहाज, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो सी होगा, ठीक। प्रोफेसर पीगू के अनुसार समुद्र की सतह पर पड़ा या खड़ा भारी पेंदी वाला जहाज स्थिर साम्य में रहता है, रखा हुआ अंडा तटस्थ साम्य है, जबकि एक सिरे पर जो खड़ा अंडा होता है वो अस्थिर साम्य में होता है, ठीक। तो पीगू के अनुसार जो भारी पेंदी वाला जहाज है वो जो है क्या है, स्थिर साम्य का उदाहरण है, ठीक। और स्थिर साम्य से यहाँ पर क्या आशय है कि अगर संतुलन की वह अवस्था
कि मान लीजिए अगर वो भंग हो जाए तो ऐसी आर्थिक शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं कि उसे पुनः उसी संतुलन में ले आती हैं। तो अगर जहाज समुद्र में खड़ा हुआ है और अगर कहीं आंधी मान लीजिए आ जाए, वो हिलने डुलने लगे तो एक बार इधर हिलेगा, एक बार इधर डुलेगा, एक बार फिर इधर हिलेगा, लेकिन जैसे आंधी शांत होगी तो धीरे धीरे फिर अपनी स्थिर स्थिति में लौटकर आ जाएगा। तो जो भारी पेंदी वाला जहाज है वो पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये प्रश्न देखिए पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ है। चलिए इस पूरी सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि साम्य से अभिप्राय क्या है। साम्य से क्या अभिप्राय है? परिवर्तनहीनता की स्थिति से है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी, उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, आपको बताना है कि साम्य से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर अभी सभी लोग आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, या अगर आप नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं तो कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। साथियों, साम्य से अभिप्राय परिवर्तनहीनता की स्थिति से भी होता है, तो ये भी सही है आपका। उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो रही हो, ये भी सही है। उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो तो चाहता ही है कि भाई कम से कम लागत आए और अधिकतम से अधिकतम उत्पादन कर पाएँ हम, तो ये भी सही है। तो जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो सबसे सही और सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि साम्य से अभिप्राय उपयुक्त ये जो तीनों ऑप्शन हैं उन सभी से है। ठीक, साम्य किसी अर्थव्यवस्था की उस परिवर्तनहीनता की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, यानी बताता है, जिसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है और वह अपने न्यूनतम खर्च से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा होता है। कम से कम खर्च पर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा होता है, जिसमें उत्पादक संतुलन की अवस्था में होता है। अब उत्पादक संतुलन में कब होता है? कि वो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर रहा होता है। ठीक, और उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? कि जब वो न्यूनतम खर्च पर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, ये रहे 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी को अटेम्प्ट किया होगा और कॉपी पेन में आपने सब सही तरीके से और पूरी ईमानदारी से इनका उत्तर दिया होगा। जो सही गलत रहे हैं उनको भी आपने टिक किया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने प्रश्नों के आप सही उत्तर दे पाए। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? अगर इसी तरह की और भी सीरीज़ आप चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा कि प्रत्येक दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन आपको इस तरह की प्रैक्टिस सेट आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा, जिससे आप लाभान्वित होते रहेंगे, अपनी तैयारी का आप आकलन करते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये समय जो है बहुत नाजुक है। दौर कोरोना का चल रहा है और स्थिति इतनी भयावह है कि ये समाज, सिस्टम, सरकार की ये समय जो है बहुत नाजुक है। दौर कोरोना का चल रहा है और स्थिति इतनी भयावह है कि ये समाज, सिस्टम, सरकार सबके ऊपर से पानी निकल जा चुका है। ठीक है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इस भयावह स्थिति को समझते हुए और आप अपने खुद से प्यार करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, अपने घर वालों से, परिवार वालों से, अपने बच्चों से प्यार करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संतुलित रहना है। अपनी चाहे शारीरिक तौर से हो, घर में हो, कम से कम संसाधनों का यूज करके, क्योंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें कम से कम रिसोर्सेज पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना है। घरों से बाहर नहीं निकलना है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और कोशिश करना है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को एकदम संतुलित रखते हुए अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और अध्ययन में लगाएंगे तो इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग भी होगा और एक बेहतर तैयारी भी हमारी होती जाएगी, जो आने वाले समय में जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है। क्योंकि साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि इस आपदा को एक अवसर में बदलने का इससे बेहतर समय कुछ हो नहीं सकता है। तो आप जिस भी तरह से चाहें, चाहे वो फ़ोन से पढ़ें। अब ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए रहेगी कि ज़्यादातर इस समय लोग अपना समय फ़ोन में ही गुजारते हैं
और तो कुछ तो ऐसी चीज़ें देखिए जो आपके काम आएँ और आपका भविष्य इनसे बने सुधरे, और अपने आप को बचा कर रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को सकारात्मक रखिए और अपने आप को सेफ रखिए और देखते रहिए एजे इकोनॉमिक्स।